नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अनोखी विशेषता मानी जाती रही है और इसे नीतीश कुमार ने लगातार प्रस्तुत भी किया है अपनी एक यूएसपी के रूप में। और वह बात यह है कि नीतीश कुमार ने हमेशा ही वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति का विरोध किया है और वे अपने प्रतिद्वंदी कहें या मित्र कहें, लालू प्रसाद यादव की लगातार इस बात के लिए आलोचना करते रहे हैं कि उन्होंने राजनीति में अपने परिवार को या अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पुत्र-पुत्रियों को बढ़ावा दिया। अब यह खबर आ रही है और तकरीबन ये पुष्ट खबर है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड की कमान संभालेंगे। इस बात की भी पूरी संभावना है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो सरकार बनेगी, उसमें निशांत कुमार की अहम भूमिका होगी। हो सकता है कि वे उप मुख्यमंत्री बने। जनता दल यूनाइटेड के कई नेता तो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह वही मुख्यमंत्री बन जाएँ, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि क्या हम यह कहें कि हमारे देश के किसी भी नेता से, किसी भी पार्टी से यह उम्मीद करना अब बेमानी है कि वहाँ पर परिवारवाद नहीं होगा, वहाँ पर परिवार के सदस्यों को बढ़ावा देने की राजनीति नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में माना जाता है कि उनके भीतर वंशवाद नहीं है, पर उनके अतिरिक्त जितनी भी प्रमुख पार्टियाँ हैं, उसमें हम वंशवाद को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यह दावा करते हैं कि उनकी पार्टी के भीतर वंशवाद या परिवारवाद नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सी भी नज़दीक जाकर विश्लेषण करेंगे, तो आप यह पाएँगे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर तमाम ऐसे नेता हैं, जिनके परिवार के कई सदस्य राजनीति में रहे हैं। अब अगर हम नितिन नवीन जी का ही उदाहरण लें, तो नितिन नवीन जी के पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वे बिहार से कई बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। नितिन नवीन भी 5 बार से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन जब उन्हें पहली बार टिकट मिला, तो वह इसीलिए टिकट मिला क्योंकि वे अपने पिता के पुत्र थे, यानी वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के पुत्र थे। अब ऐसे और तमाम नाम हैं, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इसी तरह की का दृश्य देखने को मिलता है। कई सारे लोग यह कहते हैं कि वंशवादी राजनीति और परिवारवादी राजनीति में थोड़ा फ़र्क करना चाहिए। वंशवादी राजनीति का मतलब ये हुआ कि एक परिवार है, उसका एक व्यक्ति राजनीति में है, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। और परिवारवादी राजनीति में आम तौर पर अपने परिवार के सदस्यों का, जो उसी पीढ़ी के होते हैं या अगली पीढ़ी के होते हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि परिवारवादी राजनीति ही वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देती है। और हमारे देश में ऐसे तमाम दल हैं, जिन्हें हम वंशवादी और परिवारवादी राजनीति की श्रेणी में रख सकते हैं। एक आम प्रवृत्ति यह भी है कि हम में से जो लोग किसी एक पार्टी का समर्थन करते हैं, वे उस पार्टी को के वंशवाद या परिवारवाद की उतनी तीखी आलोचना नहीं करते हैं या उसे एक व्यावहारिक ज़रूरत के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। अगर आप लालू प्रसाद यादव के किसी समर्थक से बात करेंगे, तो वे परिवारवाद को कोई मुद्दा नहीं मानेंगे। इसी तरह से आज के दिन अगर आप जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों से बातचीत करेंगे, तो वे न सिर्फ़ इस बात को गलत ठहराएँगे कि निशांत कुमार का आना परिवारवाद है, बल्कि वे इसके साथ यह भी कहेंगे कि पार्टी के हित में, बिहार के हित में, देश के हित में नीतीश कुमार ने एक सही फैसला लिया है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे लोकतंत्र में हम परिवारवाद की एक नैतिक आलोचना कर सकते हैं, एक हम नॉर्मेटिव अप्रोच अपना सकते हैं कि अच्छा परिवारवाद एक गलत चीज़ है और वास्तव में वो गलत चीज़ है भी। लेकिन क्या हम ऐसा कह के अपनी राजनीति की अन्य सारे पहलुओं के विश्लेषण से खुद को दूर कर रहे हैं? मेरा यह कहना है कि अगर हम परिवारवादी राजनीति पर नज़र डालें, तो हम इसे एक बुराई के रूप में ही देख सकते हैं। बहुत सारे समाजशास्त्री मानते हैं कि परिवारवादी राजनीति के कारण जो दूसरे युवा होते हैं, उनकी राजनीति में आने की संभावना कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार अपने पुत्र-पुत्रियों को निश्चित नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को और लालू प्रसाद यादव ने अपने पुत्र-पुत्रियों को आगे बढ़ाया, तो निश्चित रूप से इससे जो उन्हीं की जाति के जो दूसरे युवा हैं, उनकी राजनीति में प्रवेश की संभावना थोड़ी धूमिल हुई। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग ही सबसे योग्य थे, लेकिन चूँकि वे एक खास परिवार से आते थे, इसलिए उन्हें राजनीति में मौका मिला। मैं यह भी कहूँगा कि यह बात सिर्फ़ नीतीश कुमार के पुत्र या फिर लालू प्रसाद यादव के पुत्र और पुत्रियों पर लागू नहीं होती है, यह बात सोनिया गांधी के पुत्र-पुत्रियों पर भी लागू होती है। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी सीधे राजनीति में प्रवेश करती हैं, पार्टी का महासचिव बन जाती हैं, तो वह भी एक उतना ही आलोचना योग्य बात है, जितनी कि नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात। लेकिन कई सारे ऐसे अध्ययन हुए हैं,
जिसमें यह दिखाया गया है कि इस तरीके की राजनीति से कम वंचित वर्गों को अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलती है। और उनमें से कुछ ऐसे परिवार उभर कर सामने आ पाए हैं, जो राजनीति में रसूख रखते हैं और लोकतांत्रिक बाध्यताओं के कारण वे अपने समुदायों के हितों को बढ़ावा दे सकते हैं। कंचन चंद्रा जी ने एक किताब लिखी है डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज। इसमें उन्होंने वंशवादी या परिवारवादी राजनीति के इस सकारात्मक पहलू की ओर ध्यान खींचा है कि इससे कैसे महिलाओं को राजनीति में प्रवेश करने में अभी तक सुविधा हुई है और किस तरीके से जो वंचित समूह हैं उनकी राजनीति भी एक मजबूत स्तर तक पहुंची है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो पहली पीढ़ी का संघर्ष करने वाले नेता हैं, वो तो किसी परिवार से नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाया, तो ऐसा लगा कि उस पार्टी पर एक परिवार का कब्जा हो गया और वही उस पार्टी की मुख्य संरक्षक या मुख्य मालिक बनकर रह गई। समाजवादी पार्टी के बारे में यह बात सच है, यह बात राष्ट्रीय जनता दल के बारे में सच है, यह बात बीजू जनता दल के बारे में सच है, यह बात रामविलास पासवान की पार्टी के बारे में सच है। ऐसे तमाम दल हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कुछ नेताओं ने इससे बाहर निकलने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर नीतीश कुमार ने काफ़ी गंभीरता से यह कोशिश की थी। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब इस्तीफा दिया, तो अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने यह कोशिश नहीं की कि उनकी परिवार का ही कोई सदस्य बन जाए मुख्यमंत्री या उसी समय उनके पुत्र राजनीति में आ जाएँ। तो यह एक अच्छा कदम था। लेकिन आप यह भी पाएँगे कि हमारे लोकतंत्र की त्रासदी यह है कि जब भी कोई नेता इस तरह की कोशिश करता है, जब भी वो परिवारवाद के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो उसे 2 तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है। एक तो उसकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसके बिखरने का खतरा पैदा हो जाता है। कुर्मी जाति के लोग, कोयरी जाति के लोग अच्छे खासे नाराज़ थे नीतीश कुमार से कि उन्होंने मुख्यमंत्री का पद जीतन राम मांझी को क्यों दे दिया। और दूसरे स्तर पर जिस व्यक्ति को उन्होंने यह पद दिया, वह व्यक्ति उतनी ही निष्ठा के साथ उनके साथ जुड़ा रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी दल, जो भी नेता राजनीति कर रहे हैं, वो तो सत्ता के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता में रहकर ही वे लोगों का कुछ भला कर पाएँगे या फिर सत्ता को भोग पाएँगे। जिस भी नज़रिए से हम देखें, लेकिन राजनीतिक दल है, तो वो सत्ता की राजनीति कर रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को वो सत्ता जब देते हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने दिया और वह उन्हें धोखा देता है, तो फिर इससे नेताओं के सामने यह संकट पैदा होता है कि वह किस सीमा तक दूसरे परिवार के बाहर के लोगों पर भरोसा करें। और शायद यह भी एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे जो परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, वो अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर क्या हम ये माने कि आने वाले कुछ समयों के बाद और वर्तमान समय में भी हमारा लोकतंत्र असल में कुछ परिवारों का लोकतंत्र है? एक बहुत बड़े राजनीति विज्ञानी हुए हैं माइकल वॉल्जर, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जीवन के अलग-अलग दायरे हैं, राजनीति एक दायरा है, परिवार एक दायरा है, आर्थिक क्षेत्र एक दायरा है। तो जो नियम हमारे परिवार में लागू होता है, वो राजनीति में लागू नहीं होना चाहिए। परिवार में पिता की जो संपत्ति होती है, वो पुत्र और पुत्रियों के पास जाती है। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति में ऐसा हो रहा है, तो राजनीति में जो काबिलियत सामने आनी चाहिए, वो नहीं आ सकती है। तो हम यह कह सकते हैं कि वंशवादी राजनीति एक तरीके से हमारे देश में काबिलियत को सामने आने से रोक रही है। हालाँकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके आगे बढ़ने के अनेक-अनेक कारण हम पड़ताल कर सकते हैं और इसमें कुछ हम प्रगतिशील तत्व भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में वंशवादी या परिवारवादी राजनीति से इतर अलग तरह की राजनीति उभर कर सामने आए, तो इस पर काफ़ी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके के नियम या उपनियम बनाएँ, जिससे हम ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से समाज के तमाम वर्गों के युवाओं को राजनीति से जोड़ पाएँ। जो युवा ऐसे परिवारों से जुड़े होते हैं जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं होता है, उनका सफ़र तुलनात्मक रूप से लंबा होता है, उनका संघर्ष काफ़ी लंबा होता है और वो अपनी क्षमता के अनुसार राजनीति में मकाम बना पाने में भी कई बार असफल होते हैं। हम चंद्रशेखर आज़ाद का उदाहरण ले सकते हैं जो तेज़-तर्रार दलित नेता हैं, लेकिन उनके पास अभी वह आधार नहीं आ पाया है जो आधार मायावती जी के भतीजे के पास है। तो इसी तरीके के तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं। मेरा यह मानना है कि वंशवादी या परिवारवादी राजनीति जो है वह हमारे लोकतंत्र में रहेगी। हम इसे बिल्कुल गायब नहीं कर सकते हैं। हम कितनी भी सदिच्छा रख लें कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को बढ़ावा ना दें, लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र को बढ़ावा ना दें, सोनिया गांधी अपने पुत्र और पुत्रियों को बढ़ावा ना दें, पर यह होगा
और इसके लिए लोकतांत्रिक तर्क ढूँढे जाएँगे या कहा जाएगा कि ये लोग भी चुनाव जीत कर आते हैं और इन्हें राजनीति में हिस्सेदारी करने का हक है। अगर ये प्रभावशाली नहीं है तो राजनीति में नहीं चलेंगे इत्यादि, इत्यादि। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी परिवारों के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, तो कई सारे योग्य युवाओं के हक को पीछे किया जाता है। तो मेरा यह मानना है कि बाकी सारे तर्क सही हैं कि अगर तेजस्वी यादव के अंदर क्षमता नहीं है, तो वो राजनीति में नहीं टिक पाएँगे। अगर राहुल गांधी के अंदर क्षमता नहीं है, तो राजनीति में नहीं टिक पाएँगे। लेकिन इसके साथ ही एक अन्य पहलू को राजनीति में जोड़ने की ज़रूरत है और वह पहलू यह है कि इस बात को तय कर दिया जाना चाहिए कि कोई भी पार्टी चुनावों में 20 या 25% से ज़्यादा वंशवादी लोगों को टिकट नहीं दे सकती है। यानी कि तकरीबन 80 से लेके 75% जो टिकट हैं, वह उन्हें ऐसे नेताओं को देना होगा, जो कि पहली पीढ़ी के नेता हैं, जो पहली पीढ़ी के युवा राजनीति में आ रहे हैं। सुनने में यह तर्क थोड़ा अजीब लग सकता है, कई सारे लोग इसका विरोध कर सकते हैं, कई सारे लोग इसे हास्यास्पद मान सकते हैं, कई सारे लोग इसे अलोकतांत्रिक भी मान सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी राजनीति में नए रक्त का संचार करना चाहते हैं, नई सोच का संचार करना चाहते हैं और एक खास तरह की लूट-खसोट या डोमिनेंस कायम रखने की राजनीति का विरोध करना चाहते हैं, तो हमें नए चेहरों को मौका देने के उपाय ढूँढने होंगे और मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन कदम हो सकता है, यह सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग परिवारवादी पृष्ठभूमि के नहीं हैं, उन्हें ज़रूर राजनीति में ज़्यादा मौका मिले। ऐसा ना हो कि एकदम एक ही खास तरीके के परिवारों के लोगों को ही टिकट मिले और वही राजनीति में आएँ, उन्हें ही राजनीति में प्रमुखता मिले। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसे हम एक दुखद स्थिति ही मान सकते हैं और हमारे लोकतंत्र में यह स्थिति मौजूद है, यह हमें याद रखने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर मैं यह ज़रूर कहूँगा कि निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद आप कुछ एक कार्यक्रम देखेंगे जहाँ पर नीतीश कुमार की आलोचना होगी, लेकिन अंततोगत्वा होगा यही कि निशांत कुमार के पास ही जनता दल यूनाइटेड का पूरा एक जो कुनबा है या आधार है वह आ जाएगा। निशांत कुमार इसको कितना सँभाल पाते हैं यह उनकी योग्यता पर निर्भर करेगा। लेकिन यह बात भी ज़रूर मानी जानी चाहिए और मैं इसी बात पर लगातार जोर देना चाह रहा हूँ कि निशांत कुमार के आने से समस्या नहीं है, पर और भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें पर्याप्त मौका मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ वैधानिक आधार बनाने की भी ज़रूरत है। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार।